आपके बीच में आज दोबारा पहुंचकर बहुत खुशी मुझे महसूस हो रही है। और जिस काम के बारे में अभी आपको बताया, मैंने बात की अधिकारियों से और मुझे सूचित किया गया है कि ये 25 करोड़ का जो वेंटेड कॉजवे है, और ये मैंने समझा और आपको बताना चाहता हूँ कि जो रास्ता है उसमें नीचे काफ़ी जगह दी जाएगी ताकि पानी निकल सके, और ऊपर हम कोशिश करेंगे कि जो रपट बनेगा वो थोड़ा ऊंचा बने ताकि पानी इलाके के क्षेत्र में, खेतों में और कुओं में जो हमारा पानी भरता है उसमें लंबे समय तक हमको मदद मिलेगी। और ये 25 करोड़ का काम शुरुआत होगी और अगले साल जून से पहले मतलब 11 महीने के 10 महीने के अंदर ये पूरा काम हो जाएगा। इससे आने जाने में लोगों की सुविधा मिलेगी। भविष्य में खेती के लिए जमीन में अक्सर प्रदेश में सूखा पड़ता है, पिछले 2-3 साल से नहीं पड़ा, लेकिन लगातार इस प्रदेश में हमेशा सूखे का डर लोगों को सताता है। उस अवस्था में भी हम लोगों का जो जमीनी स्तर पानी का है उसमें राहत मिलेगी और कुओं में, नदी नालियों में हमेशा पानी भरा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी लगभग 2 दर्जन गाँव है उसका फायदा इन गाँव को मिलेगा। आने जाने का जो लंबे समय से दिक्कत लोगों को महसूस होती थी, और जैसा सपुठा ने बताया कि ये जो सड़क है खेड़ा से छानवा सूर्य तक, ये 1 करोड़ की थी, इसका काम पूरा हो गया है 2 किलोमीटर का। दूसरा काम था लामा बरवा से चूली तक, ये 3.5 किलोमीटर की थी, ये 2 करोड़ का काम था, वो पूरा हो गया। और इस 25 करोड़ का काम अगले जून से पहले पूरा हो जाएगा, निर्माण का काम। और आप सब लोग भी इस काम में रुचि लें। काम की गुणवत्ता और काम की गति को अधिकारी भी देखेंगे, प्रशासन भी देखेगा, हम भी देखेंगे, लेकिन आप लोग कृपया करके निगरानी रखें कि काम अच्छा हो, समय पर हो। और जिस उम्मीद से हम लोगों ने इस योजना को स्वीकृत किया, इस काम को चालू किया है, उसी गति से, उसी गुणवत्ता से इस काम को हम लोग पूरा कराएं। हम लोग यहाँ पर आएंगे और इसी कॉजवे पर चलकर इस कार्यक्रम को हम लोग संबोधित करेंगे आज से ठीक 10 महीने के बाद। ये बहुत महत्वपूर्ण हमारी पंचायत है और यहाँ के लोगों ने हमेशा हमको ताकत दी है। मैं यहाँ विधायक नहीं था, उससे पहले भी यहाँ के तमाम लोगों ने, गांव के, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने बहुत संबल दिया, बहुत ताकत दी और पार्टी को बहुत मजबूती दी। जब हम विपक्ष में थे, राजस्थान की सरकार में, यहाँ बीजेपी का शासन था, तब भी जब हम लोगों ने आपसे मदद मांगी, समर्थन मांगा, 36 कौम के लोगों ने बढ़ चढ़कर मुझे ताकत दी। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, उस समय आप लोगों ने पूरी हिम्मत के साथ हमारे संगठन को, हमारे लोगों को अपने मदद करने का काम किया। यहाँ पर ये निर्मित होने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए 40 लाख रुपए का काम यहाँ पर आज चालू होगा और 3 है, 40 और ये 25 लाख कंप्लीट होगा। ये काम आपके बीच चल ही रहा है, इसको भी जल्दी खत्म कराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र हो, शिक्षा के लिए कमरों की जरूरत हो, सड़कों का हो, नाली का हो, पानी का हो, सभी कामों को हम लोग समय रहते हैं कराने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में जो गांव पंचायत है, वहां पर रहने वाले लोग हैं, हमारे बच्चे पोते हैं। जब तक एक संपूर्ण योजना बनाकर हम न सिर्फ मूलभूत सुविधा लोगों को दें, लेकिन स्वास्थ्य और चिकित्सा, हमारी माता बहनें यहाँ मौजूद हैं, हमारे बच्चे बच्चियां अच्छे माहौल में उच्च शिक्षा, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था बनाकर हम लोग उनको वो लाभ ले पाए, ताकि हमारे बच्चे भी बड़े होकर इस क्षेत्र का, गांव का नाम रोशन कर सके। इसलिए मेरा ध्यान इस पर ज्यादा केंद्रित रहता है कि हमारे क्षेत्र में स्कूलों की संख्या बढ़े, स्कूल प्रणोमित हो, कक्षाओं के लिए कमरों का निर्माण हो और टीचर और जो सब्जेक्ट है उसमें कहीं हम लोग किसी से पीछे ना रह जाए, इस पर लगातार हम लोग काम करते हैं। आज देश के अंदर जो शासन चल रहा है, हम सब लोगों को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। आप और हम दोनों जानते हैं कि देश में, प्रदेश में महंगाई के क्या हाल है, रोजगार के क्या हालात है, उद्योग के क्या हालात है। 7-8 साल पहले कहा गया था कि देश में महंगाई को खत्म कर देंगे, काले धन को समाप्त कर देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार लोगों को देंगे, हर व्यक्ति के खाते में
15 लाख रुपए जमा करा देंगे। ना तो काला धन खत्म हुआ, ना बेरोजगारी खत्म हुई, महंगाई जरूर आसमान छू रही है। आज गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का बिक रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, और निवेश हो, उद्योग लगे, लोगों को रोजगार मिले, इस तरफ ध्यान केंद्र सरकार का तो बिल्कुल है नहीं। जिस तरह की राजनीति की जा रही है, लोगों को, मध्यम वर्गों को और खासकर किसान लोगों को, जो लोग इस देश का पेट पालते हैं, उन किसान परिवारों को आज जो मदद, सहायता, सहयोग मिलनी चाहिए, उसके विपरीत काम हो रहा है। हम सब जानते हैं कि किसानों के खिलाफ जो कथित रूप से 3 कानून बनाए गए थे, उनका क्या हल रहा। एक लंबे अरसे तक आंदोलन चला, वो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने बनाए थे, और तब सरकार में बैठे लोगों ने कहा कि ये कानून किसानों की भलाई के लिए बनाए हैं, गांव-गांव जाकर प्रचार करो कि ये कानून क्यों बने। हमने कहा साहब मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी पर खरीद नहीं होगी, और केंद्र सरकार ने पाबंद किया हुआ राज्य सरकारों को कि फसल पर कोई राज्य सरकार बोनस नहीं दे सकती, समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो रही, मंडियों के बजाय लोग जो बिचौलिए हैं वो मुनाफा कमा रहे हैं, सिंचाई के साधन बढ़ाने की तरफ कोई सरकार ने काम नहीं किया। ऐसी व्यवस्था को चुनौती देने का काम सिर्फ एक दल, एक पार्टी का नहीं है। हम सबको सोचना पड़ेगा कि इतना बड़ा है देश, इतनी उम्मीदें लोगों को, इतनी प्रतिभाएं हमारे अंदर है, तो आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने की तरफ बढ़ना चाहिए था, बजाय उसके कभी नोटबंदी लग रही है, कभी जीएसटी लगाई जा रही है गलत तरीके से, और अभी हाल के दिनों में जो सेना की भर्ती को लेकर जो नया कानून बना है, मैं इसको गलत मानता हूं। देश की सेवा करना गांव के बच्चों का एक सपना हुआ करता है, ये एक मात्र नौकरी नहीं है। अब पहली बार ऐसा होगा कि सेना में भर्ती होंगे और 4 साल बाद छुट्टी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। भविष्य में क्या होगा, 22-23 साल का लड़का 4 साल की नौकरी के बाद, ऐसे अधिकांश लोगों को फौज से बाहर कर दिया जाएगा। पहले फौज की नौकरी होती थी 18-20 साल की, पूरी पेंशन मिलती थी। जो व्यक्ति सरहद पर लड़ रहा है, दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैयार है, राजस्थान से हजारों हजार परिवार ऐसे हैं जहां के बच्चों ने अपनी शहादत दी है, वो सिर्फ तनख्वाह के लिए मरते हैं क्या? वो इस मिट्टी के लिए मरते हैं, भारत माता के लिए शहीद होते हैं। एक जज्बा होता है फौज में काम करने का, लेकिन उसको भी इस व्यवस्था में ढाल दिया कि लोगों को वंचित रखा जा रहा है। अगर मैं सरहद पर लड़ रहा है कोई नौजवान, उसको चिंता सता रही है कि मेरे घर वालों को कौन देखेगा, कल कोई बीमार पड़ेगा उसका पैसा कौन देगा, पेंशन कहां से मिलेगी, बच्चे कहां पढ़ेंगे। अगर उसको ये चिंता सता रही है तो वो उस जज्बे से सरहद पर दुश्मन की गोली का सामना नहीं कर सकता। और फौज में जो काम करते हैं हमारे साथी, वो एक दूसरे के लिए मरने को तैयार रहते हैं। तभी तो भारत की सेना दुनिया में नंबर 1 फौज है, नंबर 1 सेना है। लेकिन जब सबको पता है कि जो अगला मेरा साथी खड़ा है वो सिर्फ 3 साल की नौकरी करेगा, चला जाएगा, तो कौन देगा दूसरे के लिए? वो जज्बात पैदा करने के लिए समर्पण करना पड़ता है। ये जो सोच है, मैं समझता हूं फौज के लिए ठीक नहीं है, और फौज किसी एक दल की नहीं है, एक पार्टी की नहीं है, सरकार की नहीं है। भारत की फौज इस पूरे मुल्क की है, 130 करोड़ लोगों की है। मैं बातें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि देश में हमेशा कोई ना कोई सरकार आती है, कोई ना कोई विपक्ष रहता है। हम लोग ने सरकार बहुत साल चलाई, हो सकता है कुछ कमियां भी हो, लेकिन इस प्रकार से खिलवाड़ कर लेना ये देश के लिए मैं समझता हूं सही नहीं है। हमको सवाल पूछना चाहिए, लेकिन सवाल पूछो संसद के अंदर तो सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। कोई पत्रकार कुछ लिख दे, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, और तमाम विरोधियों को सरकार के खिलाफ कोई आवाज बोल दे तो उस पर छापे पड़ेंगे, पुलिस के मुकदमे होंगे, ईडी भी आएगी, टैक्स भी आएगा। और आप देखो पिछले 7-8 सालों में केंद्र की सरकार ने अगर किसी को तंग करने का काम किया है, किसी पे छापेमारी करी है, किसी को बदनाम करने का काम किया, तो सिर्फ विपक्ष के लोग, जो सत्ताधारी दल में बैठा है,
उस पर कोई मुकदमा नहीं, कोई तहकीकात नहीं, कोई पुलिस केस नहीं, कोई छापे नहीं, कोई नोटिस नहीं। और अगर कोई सत्ता के पास चला जाए तो उस पर गंगा जल छिड़क देते हैं, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार की मानसिकता से काम हो रहा है। हम सब जागरूक लोग हैं और लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस व्यवस्था को जीवित रखने के लिए इस इतने बड़े देश के अंदर नाना प्रकार के धर्म, जाति, बिरादरी, समुदाय, भाषाएं, रहन सहन हम सब लोगों का अलग अलग है, लेकिन भारत मुल्क एक रहा और एक है और एक रहेगा। इसलिए जमहूरियत को, लोकतंत्र को, हमारे गणतंत्र को मजबूत बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। राजनीतिक दृष्टिकोण से हमें जागरूक रहने की जरूरत है और आप लोगों को चयन करना पड़ेगा अपने और पराये में। और कौन हम लोगों को मीठी मीठी बातें बोलकर, बड़े बड़े सपने दिखाकर, लचीले भाषण देकर हमसे वोट ले जाते हैं और धरातल पर कौन हमारे लिए काम करता है। हमारी गांव खाड़ी में हमारा पीने का पानी हो, सिंचाई हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, स्कूल हो, कमरे हो, ये सब हमारे लिए कौन कर रहा है और कौन सिर्फ बातें बड़ी बड़ी कर हमारा वोट लेकर चला जाता है। क्योंकि समय एक सा नहीं रहता और किसी को ये सोचना नहीं चाहिए कि पूरे देश की जनता का वोट हमारी जेब में हमेशा के लिए पड़ा है। यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं। मैं ये उम्मीद आपसे नहीं करता हूँ कि इस क्षेत्र में हम लोगों ने आपके बीच में जो काम किया आपके सामने है, लेकिन हमें आपस में एकजुटता बनाए रखनी है। प्रेम, मोहब्बत, प्यार, भाईचारे से आने वाले समय को तय करना है और आपके हर दुख सुख में हम लोग शामिल रहेंगे। और मुझे खुशी है कि आज आपके बीच हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर आज की है। जैसा मैंने कहा, आज से ठीक 10 महीने बाद जब ये काम पूरा हो जाएगा तो दोबारा आपके बीच में यहाँ पर आकर इस काम का उद्घाटन भी करेंगे। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ, प्रभु से कामना करता हूँ कि आप लोग हमेशा परिवार से सुखी रहें, भले पूरे आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।